भारत के जिगरी यार इजराइल की बढ़ गई टेंशन। सुपर पावर अमेरिका ईरान पर बरसाएगा कहर। इराक की तरह ईरान भी बन जाएगा राख का ढेर। दोस्तों, आज के वक्त में हर देश खुद को परमाणु ताकत से लैस करना चाहता है। हर देश चाहता है कि उसकी परमाणु ताकत का दबदबा पूरी दुनिया में कायम हो, जिससे कोई दूसरा देश उसे निशाना नहीं बना सके। दोस्तों, अगर मुस्लिम देशों की बात करें तो केवल पाकिस्तान परमाणु ताकत से लैस है, वो भी चीन की वजह से। दोस्तों, अब एक और इस्लामिक देश परमाणु ताकत से लैस होने की कोशिश कर रहा है, जिससे भारत का जिगरी दोस्त इजराइल बेहद टेंशन में है। सवाल उठता है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से इजराइल को क्या टेंशन है। तो दोस्तों, साल 1979 में ईरान की क्रांति ने कट्टरपंथियों को सत्ता में आने का मौका दिया और तभी से ईरानी नेता इजराइल को मिटाने की बात करते रहे हैं। ईरान इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता और उसका कहना है कि इजराइल ने मुसलमानों की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। दूसरी तौर पर इजराइल भी ईरान को एक खतरे के तौर पर देखता है। उसने हमेशा ही ये कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। मध्य पूर्व में ईरान के बढ़ते असर से भी इजराइल के नेताओं की चिंताएं बढ़ जाती हैं। इसी बीच ईरान को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिससे इजराइल और अमेरिका दोनों की टेंशन बढ़ गई। सवाल उठता है कि आखिर ईरान ने अमेरिका इजराइल को किस बात की टेंशन दी है। इजराइल क्यों ईरान के खिलाफ एक्शन की प्लानिंग कर रहा है। ईरान के लिए किस बात का दावा किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस बारे में पूरा विस्तार से जानने के लिए इस पूरे वीडियो को देखिए। सुपर पावर ले सकता है ईरान पर बड़ा एक्शन। इजराइल ने दुश्मन को तबाह करने की दे दी धमकी। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस की संस्था IAEA ने बताया कि ईरान के पास 60% समृद्ध यूरेनियम की मात्रा 55.6 किलोग्राम है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था का कहना है कि इसका मतलब है ईरान 90% समृद्ध यूरेनियम का 50 किलोग्राम तक उत्पादन करने में सक्षम है, जो परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन UN की रिपोर्ट में कहा गया है असली कहानी और भी चिंताजनक हो सकती है। सवाल उठता है कि ईरान का प्लान क्या हो सकता है, वो किस तरह के हथियार बनाने पर काम कर सकता है। तो दोस्तों, यूनियन ऑफ कंसर्न साइंटिस्ट ने कहा है कि अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम के कम से कम 15 किलोग्राम के साथ एक विखंडन प्रकार के परमाणु हथियार का उत्पादन करना संभव हो सकता है। और इतने भरे यूरेनियम से हिरोशिमा पर जितना बड़ा परमाणु बम गिराया गया था, जिसका वजन 64 किलो था, उतने बड़े एक परमाणु बम का निर्माण हो सकता है। और ईरान ने इतनी मात्रा में यूरेनियम जमा कर लिया है। अगर ईरान इतना बड़ा परमाणु बनाने में कामयाब भी हो गया तो फिर वो एक परमाणु संपन्न देश बन जाएगा, जो अमेरिका के लिए सबसे खतरनाक बात होगी। लेकिन अगर समृद्ध यूरेनियम 235 परमाणु बम बनाने का एक तरीका है, तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे प्लूटोनियम बम बनाना भी संभव है। और ईरान की कोशिश परमाणु बम बनाने से लेकर प्लूटोनियम बम बनाने की भी है। रिपोर्ट में ऐसी आशंका जताई गई है कि ईरान के पास एक गुप्त प्लूटोनियम कार्यक्रम हो सकता है, या फिर ईरान वैकल्पिक रूप से बाहर से प्लूटोनियम प्राप्त कर रहा है ताकि प्लूटोनियम बम बनाया जा सके। सवाल उठता है कि ईरान को मदद कौन कर सकता है। अमेरिका से दुश्मनी करने की हिम्मत किसके पास है। तो दोस्तों, उत्तर कोरिया अपनी राजधानी प्योंगयांग से 60 मील दूर उत्तर में स्थित योंगब्योन रिएक्टर परिसर में प्लूटोनियम का उत्पादन करता है। और ऐसी जानकारी है कि उत्तर कोरिया के पास उसकी जरूरत से काफी ज्यादा मात्रा में प्लूटोनियम का उत्पादन करता है। वहीं उत्तर कोरिया और ईरान ने मिलकर पूर्वी सीरिया के अल किबर में प्लूटोनियम उत्पादन करने वाले रिएक्टर का क्लोन तैयार किया था, जिसमें सीरिया भी मदद कर रहा था। हालांकि 5-6 सितंबर 2007 में उस रिएक्टर को इजराइल के एक बेहद ही खतरनाक ऑपरेशन में नष्ट कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से संभावना है कि ईरान अपने प्लूटोनियम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकता है। हालांकि ईरान दावा करता है कि साल 2015 में अमेरिका के साथ किए गए ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन समझौते के तहत उसने सभी प्लूटोनियम उत्पादन की सीमा को बंद कर दिया था। दोस्तों, आपके बता दें कि समझौते के तहत ईरान को इराक में प्लूटोनियम रिएक्टर के निर्माण को रोकना था और उसे कहा गया था कि वो रिएक्टर के कोर को सीमेंट से भर दे। लेकिन क्या ईरान ने ऐसा किया, इस बात की जानकारी नहीं है। दोस्तों, इसी बीच ईरान ने दुनिया को चौंका दिया था। ईरान ने कुछ ऐसा कहा था कि दुनिया हैरान रह गई थी। सवाल उठता है कि ईरान ने क्या दावा किया था। तो दोस्तों, अमेरिका की पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ईरान के साथ परमाणु समझौते को रद्द कर दिया, जिसके बाद साल 2020 में ईरान के परमाणु ऊर्जा प्रमुख अली अकबर सोलई ने घोषणा की थी कि JCPOA आवश्यक ऑप्टिक केवल दिखावे के लिए था। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने हमें रिएक्टर ट्यूबों में सीमेंट डालने के लिए कहा तो हमने कहा कि ठीक है, हम ऐसा करेंगे, लेकिन हमने उन्हें ये नहीं बताया कि हमारे पास ऐसे और भी ट्यूब हैं, नहीं तो वे हमें उन ट्यूबों में भी सीमेंट डालने के लिए कहते। वहीं ईरानी संसद की ऊर्जा
समिति के एक सदस्य फेरेडोन अब्बासी ने कहा है कि ईरान को यूरेनियम को समृद्ध करने के अलावा एक प्लूटोनियम रिएक्टर का निर्माण करना चाहिए। जबकि अब्बासी ने दावा किया कि शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए प्लूटोनियम की आवश्यकता थी। फिर भी उनकी घोषणा को यह संकेत देने के लिए डिकोड किया जा सकता है कि ईरान के पास पहले से ही एक सक्रिय प्लूटोनियम कार्यक्रम है। दोस्तों, ऐसा महसूस हो रहा है कि ईरान को अपना परमाणु शस्त्रागार का निर्माण करने के लिए उसे यूरेनियम के अलावा प्लूटोनियम की भी जरूरत है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह ईरान भी बमों के निर्माण के लिए कभी भी पर्याप्त यूरेनियम को समृद्ध करने में सक्षम नहीं होगा। हिरोशिमा बम की कहानी हमें ईरान के कार्यक्रम के बारे में कुछ बता सकती है और यह स्पष्ट कर सकती है कि यह परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम पर निर्भर नहीं है। 1945 में अमेरिका यूरेनियम और प्लूटोनियम ईंधन वाले परमाणु हथियार दोनों विकसित कर रहा था। हिरोशिमा पर जो अमेरिकी बम गिरा वो यूरेनियम बम था, जबकि नागासाकी पर गिराया गया अमेरिकी बम प्लूटोनियम बम था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूएस मैनहट्टन परियोजना मुख्य रूप से यूरेनियम को समृद्ध कर रही थी। वहां संचालित 3 कार्यक्रमों में 2 यूरेनियम संवर्धक यंत्र K-25 और Y-12 और एक तरल थर्मल प्रसार संयंत्र S-50 था। Y-12 संयंत्र ने कैल्यूट्रॉन का उपयोग करके हथियार के ग्रेड समृद्ध यूरेनियम को निकालने के लिए विद्युत चुंबकीय पृथक्करण का उपयोग किया था। वहीं ये ध्यान देने योग्य है कि इराक ने भी यूरेनियम निकालने के लिए कैल्यूट्रॉन का इस्तेमाल किया और प्लूटोनियम उत्पादन के लिए एक परमाणु रिएक्टर बनाने की कोशिश की। हालांकि ये कभी भी परमाणु हथियार बनाने की स्थिति में नहीं आया। दोस्तों, सवाल उठता है कि अमेरिका ने कैसे प्लूटोनियम बम बनाया, इसके लिए उसने कौन सी तकनीक इस्तेमाल की। तो दोस्तों, इस बारे में सीक्रेट जानकारी के लिए चलते हैं आगे। इजराइल के खिलाफ बन रहा घातक एटम बम, खुफिया एजेंसी मोसाद ने किया बेहद सीक्रेट खुलासा। दोस्तों, अमेरिका का ओक रिज K-25 संयंत्र यूरेनियम निकालने के लिए गैसीय प्रसार का उपयोग करने वाला एक विशाल परिसर था, जिसे बाद में संवर्धन के स्तर को बढ़ाने के लिए Y-12 संयंत्र में भेज दिया गया था। ओक रिज में शिकागो विश्वविद्यालय में एनरिको फर्मी और उनकी टीम के काम के आधार पर एक प्रारंभिक ग्रेफाइट रिएक्टर भी था, जिससे शिकागो विश्वविद्यालय में एनरिको फर्मी ने काम किया था और फिर अंत में जाकर वाशिंगटन राज्य के हनफोर्ड में एक विशाल काय प्लूटोनियम प्लांट की स्थापना की गई। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के हथियार ग्रेड यूरेनियम निर्माण कार्यक्रम के बारे में आज भी कुछ विवाद है। विवाद इस बात पर है कि क्या हिरोशिमा बम के लिए कभी पर्याप्त मात्रा में समृद्ध यूरेनियम नहीं था। ये निर्विवाद है कि इतना कम समृद्ध यूरेनियम का उत्पादन हो पाया कि उससे केवल एक बम ही बनाया गया। इसके अतिरिक्त विखंडनीय सामग्री की कमी के कारण उस बम के प्रोटोटाइप का परीक्षण कभी नहीं किया जा सका। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर के मारे जाने के बाद जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था और मई 1945 में जर्मनी की एक पनडुब्बी U-234 को समुद्र के अंदर से अमेरिकी नेवी ने जब्त किया था और फिर उस पनडुब्बी को अमेरिकी नेवल बेस लाया गया। पनडुब्बी के साथ उसके क्रू मेंबर्स भी गिरफ्तार किए जाने के बाद अमेरिकी नेवल बेस लाए गए और फिर वहां जाकर पनडुब्बी की तलाशी ली गई। इस दौरान यूएस नेवी को पनडुब्बी के अंदर से यूरेनियम के पैकेट्स मिले हैं और पता चला कि यूरेनियम के उन पैकेट्स को जापान ले जाने का आदेश दिया गया था। हालांकि पनडुब्बी के अंदर से मिले यूरेनियम का प्रकार क्या था, ये साफ नहीं किया गया। वहीं बाद में चालक दल के कुछ सदस्यों का दावा है कि पनडुब्बी U-235 समृद्ध यूरेनियम के रूप में चिन्हित लेड कंटेनरों को लेकर जा रही थी। अन्य प्रकार के यूरेनियम के लिए लेड कंटेनर की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यूरेनियम रेडियोधर्मी नहीं होता। और कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि जर्मनी की पनडुब्बी से मिले यूरेनियम को जल्दी से ओक रिज ले जाया गया और जिस बम को जापान के हिरोशिमा में इस्तेमाल किया गया, उस बम को बनाने में उस यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक पनडुब्बी से यूरेनियम मिलने के बाद भी अमेरिका ने प्लूटोनियम की तरफ अपना ध्यान बढ़ाया, जिसका उत्पादन हनफोर्ड में किया जा रहा था। 1945 के अंत में अमेरिका के पास लगभग 5 बमों के लिए पर्याप्त प्लूटोनियम जमा हो गया था और फिर वहां से परमाणु हथियारों के उत्पादन में तेजी आई। दोस्तों, सवाल उठता है कि अगर ईरान परमाणु संपन्न हो गया तो क्या होगा। तो दोस्तों, अगर ईरान का प्लूटोनियम कार्यक्रम कामयाब हो जाता है तो फिर ईरान कम से कम 20 से 25 प्लूटोनियम बम बनाने की क्षमता तक पहुंच सकता है, जिसके बाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान पाकिस्तान के बाद दुनिया का दूसरा इस्लामिक देश होगा जिसके पास परमाणु बम होगा। और ईरान के परमाणु बमों की शक्ति उत्तर कोरिया के परमाणु बम जितनी होगी, लेकिन तबाही मचाने में समर्थ तो होंगे ही। लिहाजा इससे सबसे ज्यादा चिंतित देश इजराइल है, जिसने पिछले साल घोषणा की थी कि वो ईरान को किसी भी हाल में परमाणु बम का निर्माण नहीं करने देगा, भले ही कुछ भी क्यों न हो जाए। तो क्या फिर आने वाले वक्त में एक और ईरान इजराइल युद्ध को देखने के लिए दुनिया को तैयार हो जाना चाहिए। दोस्तों, ईरान जैसे देश का परमाणु संपन्न होना दुनिया के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अगर ईरान के पास परमाणु बम आ जाता है तो इसे आतंकियों के हाथ में पहुंचने में देर नहीं लगेगी और आतंकी परमाणु नियमों का पालन कभी नहीं करेंगे, जो मानवता के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें बताना ना भूलें।